नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सभी के लिए पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास। आज की क्लास में आपको पता है जैसे कि हम पॉलिटी वीडियो के क्लासेस हम पढ़ रहे हैं मगर हमारा पॉलिटी समाप्त हो चुका है मेरे दोस्त, है ना। पॉलिटी हम लोग बहुत ही अच्छे से समाप्त कर चुके हैं। पॉलिटी हमारा समाप्त होने के बाद कुछ ऐसे मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो आपको दोस्तों कभी और कहीं आप पढ़ने नहीं मिलता है, किसी और जगह से आप पढ़ नहीं पाए हैं, मगर एग्जाम्स के वो हिस्से हैं, एग्जाम्स के भाग है, घुमा फिरा के एग्जाम्स में उसके क्वेश्चन देखने मिलते हैं। वैसे ही जो तथ्य फैक्ट आपके छोटे होते हैं उसको ही हम कवर कर रहे हैं अभी। उसी में एक तथ्य आज हम पढ़ने वाले जो कि है सिविल समाज संगठन प्लस योजना आयोग या नीति आयोग। इन सब के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे, बहुत गहनता के साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब बहुत गहनता के साथ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इनको आप बेसिक स्तर पे ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे ही आपके एग्जाम के लायक जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं। और इसमें से आप में से मैं खुद आप सबसे जानना चाहता हूं कि क्लास चालू करने से पहले ही आप लोग खुद यस और नो लिख के बताएं कि आप में से कितनों को ये पता है कि सिविल समाज संगठन क्या होता है। क्या इससे पहले कभी भी आपने सिविल समाज संगठन का जिक्र सुना है, कहीं कभी पढ़ा है कि आपको इसके बारे में जानकारी है? जितनों को जानकारी हो लिखेंगे यस, जितनों को जानकारी नहीं हो लिखेंगे नो 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 सर हमें जानकारी नहीं है। ईमानदारी से दीजिएगा अपना रिव्यू क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिव्यू आपका, है ना। तो इसलिए दोस्तों मेरे को पता अधिकांश लोग नहीं देखे होंगे, नहीं जान रहे होंगे। तो जो नहीं जान रहे हैं, जब पता कि हम ऐसी टॉपिक सीखने मिल रहा है तो सीखने के नजरिए से ही हर दिन क्लास को अच्छे से ज्वाइन कीजिए दोस्तों, है ना। क्योंकि हर दिन अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो एक दिन आप बहुत ही बाकियों की तुलना में कुछ अलग ही स्तर के व्यक्तित्व बन के उभरेंगे आने वाले समय में। आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सिविल समाज संगठन यह एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन, हित समूह, दबाव समूह आदि आते हैं। इस दबाव समूह का आप न्यूज में सुनते हैं प्रेशर ग्रुप्स। यह नॉन स्टेट सेक्टर यानी कि राज्य से इतर राज्येतर संस्था या सरकार से बाहर रहकर सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तो सरकार व नागरिकों के बीच में कड़ी की भूमिका निभाते हैं। तो जितने भी आप एक तरीके से समझिए, जितने भी आपके एनजीओ है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सरकारी संस्थाओं को छोड़ करके अन्य ऐसी संस्था जो नॉन प्रॉफिटेबल है, जो किसी प्रॉफिट के लिए किसी लाभ के लिए काम नहीं करती है, ये वो है दोस्तों जो लोगों को जागरूक करने का काम करती है। सही मायने में अगर बात करें तो लोगों को जागरूक करेगी, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगी, ये सब चीजें। मगर इसको भी आजकल एक तरीके से एक हथियार की तरह उपयोग किया जाता है, वो अलग बात है। कैसे हथियार की तरह? कि अधिकांश जो एनजीओ है जो गवर्नमेंट की द्वारा आई हुई कई योजनाओं का, कई परियोजनाओं का विरोध करती है कि पेड़ मत काटिए, जमीन मत काटिए, वो ये पानी मत खराब कीजिए, इस जमीन, पर्यावरण, ये सब चीजों को आधार लेकर के वो सरकार की योजनाओं का बुराई करती है। तो कई एनजीओ तो भाई सही भी है, वो सही भी काम करती है, जहां होना चाहिए बुराई भी करती है। मगर कई एनजीओ जानबूझ के कि 4 पेड़ काट रही सरकार, उसके 40,000 पेड़ लगा रही कहीं पे, उस चीज को देखते ही उसको पता है, उसके बाद भी उस 40 पेड़ के काटने का विरोध करती है। नहीं, अब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने कुल मिलाकर के वो इसलिए ऐसा करती है ताकि देश में विकास कार्य बाधित हो सके, सरकार की वो अच्छी योजना लागू ना हो सके और सरकार जो लोगों को उनसे लाभ मिलने वाला है, लोगों को लाभ प्राप्त ना हो सके। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सर तो ऐसा क्यों करिए कोई भी संस्था जब उसकी जेब से पैसा नहीं लग रहा, पैसा सरकार का लग रहा है, योजना सरकार का है, लाभ लोगों को हो रहा है, तो वो विरोध क्यों कर रही है? और वो तब विरोध क्यों करिए जब उसको कोई प्रॉफिट नहीं है, वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लाभ नहीं अर्जित करती है, तब ऐसा क्यों करिए? वो इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि दोस्तों जो एनजीओ है, इनको बहुत सारे एनजीओ के खाते की जांच हुई तो पाया गया कि बहुत सारे एनजीओ में विदेशों से पैसे आते हैं। ये बोलते हैं कि हम नॉन प्रॉफिटेबल है, हम यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते, पैसा कमाने के लिए हमारी संस्था नहीं है, हम तो समाज का भला करने के लिए, मगर इनके पास विदेशों से पैसा आता है और उस पैसे का यूज करके अपना जेब भर करके यही काम करते हैं कि भारत के सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, भारत में स्थितियों को बिगाड़ते रहिए आप। तो ऐसी संस्था, इसकी दोनों संस्था, एक ऐसी संस्था जो बहुत अच्छा भी काम करती है, ऐसी इसी का दूसरा रूप जो सरकार की नीतियों का विरोध करती है ताकि देश में कार्य बाधित हो सके, विकास कार्य रुक सके। क्लियर हो गई बात? यस। इसमें भाई दोनों रूप होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वही भाई कोई आदमी खराब भी होता है, कोई अच्छा भी होता है। तो सिविल समाज संगठन क्या है? तो एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन है, हित समूह, दबाव समूह, जो आप इसको बोलना चाहे वो बोल सकते हैं।
ये नॉन स्टेट सेक्टर, ये राज्यतर संस्था, ये सरकार से बाहर रहकर सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो सरकार और नागरिकों के बीच में कड़ी की भूमिका भी निभाते हैं। सिविल सोसाइटी का कार्य। अब सिविल सोसाइटी का क्या कार्य है, आइए देखते हैं। सिविल सोसाइटी क्या काम करती है? सरकार और जनता के बीच में कड़ी का कार्य करती है कि जनता की बात ले जाएगी, जनता अपना बात ले जाएगी सिविल सोसाइटी तक, सिविल सोसाइटी की बात पहुंचाएगी सरकार तक, फिर सरकार अपना निर्णय देगी सिविल सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी निर्णय पहुंचा देगी जनता तक। तो एक तरीके से सूचना का जनता से सरकार की ओर जाना, फिर सरकार से उसका रिजल्ट जनता तक आना, इसलिए बीच में एक कनेक्टेड लिंक की तरह ये कार्य करती है। अर्थात गांव के लोग जैसे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनको पता है सरकार से किसी बात को कैसे अप्लाई करना है, कैसे बोलना है, कैसे मनवाना है ना। कोई भी सड़क निकल रही है तो गांव वाले विरोध करते हैं कि इधर सड़क मत निकालिए, यहाँ पर पूरे गांव की इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, इतने सारे खेत बर्बाद हो जाएंगे, सड़क बगल से निकाल लीजिए। अब लोगों को तो इसका अनुभव है नहीं, तो कुछ ऐसी संस्थाएं जाएंगी जो इनकी बातों को सुनेंगी, सुन करके उन बातों को सरकार तक पहुंचाएंगी। सरकार का मन होगा तो बता देगी ठीक है भैया हटवा दो, बगल से निकलवा लो। ये बोलेगी नहीं, वहीं से रोड निकलेगा, जिसका भी घर जमीन आएगा उसको नया जगह घर बना के दे दिया जाएगा। जो भी निर्णय है उस दोनों के बीच में कनेक्टेड लिंक की भांति यह कार्य करता है। सही मायने में ये इसका काम है, मगर गलत पक्ष आपको बताया कि क्या रूप ले लिए हैं लोग। दूसरा, सर बताइए, हम सुनते एनजीओ जो है वो गरीबों को खाना खिलाती है, जिनके तन पे कपड़े नहीं है उनको कपड़ा देती है, तो सर ये पैसा नॉन प्रॉफिटेबल है, लाभ के लिए काम नहीं करती, तो कहाँ से ये सब खर्चा कर पाती है? दोस्तों इसमें बहुत सारे जैसे इसके सदस्य होते हैं ना, जुड़े हुए जो मेंबर, फाउंडिंग मेंबर होते हैं, संस्थापक सदस्य, वो लोग अपने जेब से समाज कल्याण के लिए पैसा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 10 लोग हैं, 10 लोग मिलके एक एनजीओ खोल दिए, मैं 1 लाख दिया, वो मेरे दोस्त 1 लाख दिए, इस तरीके से हम 10 लोग 1-1 लाख दे दिए, एक संस्था बना दी, उसका नाम रजिस्टर करा दिए, और उस 10 लाख रुपए से अब हम गरीबों को कभी खाना खिला रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है तो कभी कंबल दे रहे हैं, कभी चद्दर दे रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़वा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, बहुत सारे तरीके के कार्य हम कर सकते हैं, है ना। फिर और जो लोगों का इच्छा होता है पब्लिक सेक्टर में, उनको हम बोलते हैं कि आप भी दान दीजिए, हमारी संस्था ये काम करती है समाज के लोगों के लिए, तो आप भी इसमें अपना दान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। तो बड़े बड़े लोग इसमें सहयोग देते हैं। अब उसका भी एक दूसरा रूप देखिए कि बड़े बड़े लोग सहयोग दे करके इसमें अपने ब्लैक मनी को व्हाइट कर लेते हैं। वो कैसे सर? मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ क्या है, ब्लैक मनी, और मुझे उसको करना क्या है, व्हाइट करना है। तो मैं करता क्या हूँ, मैं ये दिखा देता हूँ कि भैया मेरी आय को मेरे को बढ़ाना है, दिखाना है कि भाई आय मेरी बढ़ गई है, मतलब आय को अपने व्हाइट मनी करना है। कैसे करेंगे कि आप खर्चा करेंगे, एनजीओ वाले को आप क्या देंगे, एनजीओ वाले को आप देंगे भैया ये लो क्या, ये लो मेरा 1 करोड़ रुपए, ये लो मेरा 1 करोड़ रुपए, मेरा 1 करोड़ रुपए तुम लो, और तुम खरीद लो इस 1 करोड़ रुपए से 10,000 या 10,000 1 लाख या 10 लाख जितना भी है चद्दर कंबल खरीद लो। उस 10 लाख चद्दर कंबल में से तुम 1 लाख चद्दर कंबल बांट दो, बाकी जो 9 लाख चद्दर कंबल बचा वो तुम मुझे दे दो, और तुम बोला कि तुमने पूरा 10 लाख बांट दिया है, बाकी 9 लाख चद्दर कंबल मुझे दो, उसको मैं मार्केट में अपने गोडाउन से बेचूंगा पब्लिक के बीच में। तो मेरा ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो गया कि नहीं? और उस 1 करोड़ की चद्दर जो खरीदा मैंने, 1 करोड़ का जो कंबल खरीदा, उसमें 1 लाख का कंबल मैंने बांटा, बाकी 9 लाख का कंबल, 9 लाख कंबल रख करके उसको ऊंचे दाम पे बेच के अपने 1 करोड़ जो ब्लैक मनी था उसको व्हाइट मनी कर लिया। समझ आ गया बात? क्योंकि भैया अब तो मेरे तो 1 करोड़, वो पैसा आया कहाँ से, 1 करोड़ तो चला गया संस्था के पास, वो तो बांट दी उस कंबल को, मैं तो भाई बिजनेस से पैसा कमा रहा हूँ। इस तरीके से और बहुत सारे तरीके टेक्निक होते हैं भैया कि दे देगा, मान लीजिए बोलेगा कि ये लो मैं तुमको 20 लाख दे रहा हूँ, और तुमको एक काम करना होगा मेरा, इस 20 लाख में तुमको जो करना तुम करो, तुमको गरीबों को बांटना बांटो, नहीं बांटने मत बांटो, इस 20 लाख मैं तुमको दे रहा हूँ, और तुम मेरा रसीद काटो कि मैंने तुमको 50 लाख रुपए दे दिया है। अपना इनकम टैक्स चुराने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक, क्योंकि आप जब दान वान का काम करते हैं तो आपको इनकम में जितना दान का पैसा कट जाएगा उतना आपको टैक्स नहीं लगता है। तो भाई मान लीजिए मेरे पास आपको मैं 20 लाख दिया और लिखवा लिया कि मैंने आपको 50 लाख रुपए दिया है, 1 करोड़ रुपए दिया है, आप मुझे उसका रसीद काट के दे दिए, और आप एनजीओ है, उस 20 लाख की जगह पे आप 10 लाख खर्चा किए और आप 10 लाख अपनी जेब में भर लिए। तो जो 10 लाख आपने खर्चा किया उसको आप क्या बता दिए, आदमी थोड़ी पूछने जाएगा, आप 10 लाख जो खर्चा किए लोगों को खाना खिलाने कुछ में, तब बोल देंगे भाई 10,000 नहीं 1 लाख लोगों को मैंने खाना खिलाया था, 10 लाख लोगों को मैंने खाना खिलाया था। अब सरकार या कोई भी थोड़ी पता कर पाएगी आप कौन कौन खाना खाया था, नहीं। इस तरीके से भी दोस्तों अपने इनकम टैक्स की चोरी कर लेते हैं। तो एनजीओ कहीं ना कहीं आपके ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी एक अड्डा है। एनजीओ कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग प्राप्त करके देश में विकास कार्य को बाधित करने का भी एक अड्डा है, और एनजीओ कहीं ना कहीं देश के समर्थन में खड़ा होकर देश को सुदृढ़ करने का भी एक अड्डा है या संस्था है, देश को मजबूत करने की भी एक संस्था है, देश के विकास कार्य को स्ट्रांग करने की भी एक संस्था है। बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, है ना, याद रखिएगा ये बात।
तो अच्छे बुरे दोनों हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आइए, जनता की आकांक्षा सरकार तक पहुंचाना, सरकार द्वारा बनाई लोक नीति की जानकारी जनता को देना, यही काम है किसका? किसी भी सिविल सोसाइटी की। ठीक, हाँ। सिविल सोसाइटी लोक नीति निर्माण में सरकार की सहायता देती है, जनता की मांग सरकार तक पहुंचाती है। तो सिविल जो सोसाइटी होती है वो लोक नीति के निर्माण में सरकार की सहायता करती है और जनता की मांग जो है कि जनता क्या चाहती है आपसे, उसकी मांग को सरकार तक पहुंचाती है। क्लियर? सिविल सोसाइटी सरकार द्वारा बनाए लोक नीति के मूल्यांकन के अभाव को समाप्त कर देती है। ठीक है ना, कि भाई सिविल सोसाइटी सरकार द्वारा बनाई गई लोक नीति के मूल्यांकन के अभाव को समाप्त कर देती। कैसे? क्योंकि सरकार जो लोक नीति बना रही है, सरकार उस नीति की मूल्यांकन किससे करवाए? तो सिविल सोसाइटी बोलती है हम उसका मूल्यांकन कर देंगे, क्योंकि हम जनता से मिल मिल के उनके डिमांड क्या है, उनकी मांग क्या है, उनकी जरूरत है क्या, हम जानते हैं। तो आइए आपकी नीति हमें पढ़ाइए, हम चेक कर लेते हैं कि जनता के अनुसार ही सही है या नहीं है। तो इस तरीके से लोक नीति के मूल्यांकन के अभाव को समाप्त कर देती है। सिविल सोसाइटी जनता व सरकार दोनों को जगाती है, लोकतंत्र को सही दिशा देती है, तो ये सब काम भी करती है। सूचना क्रांति का उपयोग स्वयं करती है तथा वो लोगों को जागरूक बनाती है। तो सिविल समाज संगठन के संदर्भ में सही कथन है ना? सही कथन क्या है? यह एक राज्येतर संस्था है। सिविल समाज संगठन एक राज्येतर संस्था है। आंसर है ऑप्शन पहले आ गया। चलिए फिर देख लीजिए। यह लोक नीति निर्माण में सरकार की सहायता करती है, यह सूचना क्रांति का उपयोग स्वयं करती है और लोगों को जागरूक बनाती है। तो उपयोग सभी अर्थात सभी चीजें सही है सिविल समाज संगठन को लेके, ये बात आप जान चुके हैं। क्लियर? आते सिविल सोसाइटी के समक्ष कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, उसको देख लीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं बहुत बड़ा कंपनी का मालिक हूं, मैंने एक वृद्धाश्रम बनाया, इसे बता रहा हूँ कैसे कैसे लोग ब्लैक मनी को अवॉइड करते हैं। बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बनाया। अब मेरा कमाई कितना है? 1 करोड़ रुपए मंथली। मैं साल भर का 12 करोड़ कमा रहा हूँ मान लीजिए मैं। तो अब सरकार मेरे से 12 करोड़ का इनकम टैक्स लेगी, मगर मैं क्या बोला? नहीं नहीं, मैं 12 करोड़ का नहीं दे सकता सर, क्योंकि मैं वृद्धाश्रम खोला हूँ जहाँ उनके दोनों टाइम के खाने का, सुबह के नाश्ते का, दोनों टाइम के खाने का, उनके रहने का, पहनने का, ओढ़ने का, हर एक चीज का खर्चा मैं वहन करता हूँ। तो मेरे 12 करोड़ में से 4 से करोड़ या 6 करोड़ रुपए वहीं पे ही लग जाते हैं, वहीं पे मेरे पैसे लग जाते हैं। तो सरकार बोले अच्छा 12 करोड़ में से आपने 4 करोड़ वहां खर्चा किया, 8 करोड़ बचा है, ठीक है 8 करोड़ के हिसाब से आप क्या कर दीजिए? टैक्स दे दीजिए। तो भैया 4 करोड़ का टैक्स बचा लिया कि नहीं उस आदमी ने? मतलब उसका 2 करोड़ ही लगता है तो 2 करोड़ का टैक्स बचा लिया कि नहीं? इस तरीके से दोस्तों लोग इसका भी फायदा उठाते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी संस्थाएं अच्छी भी हैं। क्लियर हो गई बातें? यस सर। चलिए, तो सिविल सोसाइटी के समाज कुछ समक्ष कुछ समस्याएं हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तमिलनाडु हाईकोर्ट का कहना है कि वर्तमान एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनियों के द्वारा दिए जा रहे सिविल उत्तरदायित्व के पैसे का केवल एकत्रीकरण मात्र है। तो क्या बोल रहा है भाई तमिलनाडु हाईकोर्ट? तमिलनाडु हाईकोर्ट का कहना है कि जो वर्तमान में जो भी एनजीओ है वो एनजीओ कंपनियों के द्वारा दिए जा रहे सिविल उत्तरदायित्व के पैसे, सिविल उत्तरदायित्व के पैसे का केवल एकत्रीकरण कर रहे हैं, एकत्रीकरण मात्र है। अर्थात कोई भी कंपनी अपने सिविल उत्तरदायित्व होते हैं, हर कंपनी, जैसे मान लीजिए आज टाटा स्टील अपनी कंपनी लगा रही है, जिंदल स्टील अपनी कंपनी लगा रही है, तो उनके कुछ सिविल उत्तरदायित्व होते हैं कि आपने जितने पेड़ काटे होते हैं आपको पेड़ लगाने हैं, उससे ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। वहाँ आसपास के लोगों के लिए आपको रोड बनाना है, सड़क बनाना है, पानी बनाना है, बिजली बनाना है, जिनका जमीन आपके उसको घर बना के देना है, आपको नौकरी देना है, तो सबके लिए पैसा खर्चा करना होगा। तो सारे पैसे को वो देता भाई किसके माध्यम से करेगा सर? उतनी बड़ी कंपनी तो जा नहीं करेगी काम, तो किसी एनजीओ को लेके आता है, उस एनजीओ बोलता है अब मैं आपको पैसा दूंगा, आप मेरे पैसे से इनके लिए काम कर देना। तो उस उत्तरदायित्व जो है सिविल उत्तरदायित्व है जो उस कंपनी के, वो किसी एनजीओ को लाए उस जगह पे, तो एनजीओ केवल उस पैसे को एकत्र कर करके रख लेता है, एकत्रीकरण कर लेता है। तो केवल एकत्रीकरण मात्र है। एनजीओ को आज करियर के रूप में तथा नाम व प्रतिष्ठा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो आज एनजीओ का रूप केवल करियर के रूप में कि एनजीओ में रहेंगे, पूरा ब्लैक मनी मिलेगा, उसमें अपना कमीशन खाएंगे, ऐसा करेंगे, तो लोग करियर के रूप में तथा नाम और प्रतिष्ठा के लिए प्रयोग कर ले रहे हैं कि हाँ हमारा खुद का एक एनजीओ है, हम प्रतिष्ठित लोग हैं, देखिए हम गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, चद्दर बांटते हैं, पढ़ाते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, ये वो प्रतिष्ठा के लिए। तो अब लोग इसमें जो उसमें सेवा भावना था वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लोग इसको अपने कैरियर, प्रतिष्ठा, सम्मान से ज्यादा जोड़ रहे हैं। एनजीओ राजनीतिक नेताओं और सिविल सेवकों के द्वारा अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं।
आजकल बहुत जैसे ब्लैक मनी को वाइट करना है तो उस जो बहुत सारे नेता लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं कि अपने ब्लैक मनी को वाइट कर लेते हैं एनजीओ के थ्रू। तो एनजीओ राजनीतिक नेताओं और सिविल सेवकों जो पब्लिक सर्वेंट यानी कि कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, इन लोगों की बात हो रहा है। इन लोग सब ब्लैक मनी कमाते और सब ब्लैक को वाइट करते हैं इस एनजीओ के थ्रू। तो सिविल सेवकों के द्वारा अधिक प्रयोग में लिए जा रहे हैं। निष्कर्ष क्या है? पूर्व से लेकर वर्तमान तक एनजीओ का समर्थन व विरोध दोनों देखा जाता है। तो कई लोग एनजीओ का समर्थन भी करते हैं, कई इनका विरोध भी करते हैं। समर्थन करते हैं कि हाँ भाई समाज सेवा का काम करिए, कई विरोध करते हैं कि हाँ ये भाई घुसपैठ का वो कर घुसखोरी करता है, ब्लैक मनी को वाइट करता है। जहाँ टैगोर जी इनके विरोधी हुआ करते थे वही गांधी जी इसके समर्थक हुआ करते थे। तो एनजीओ के जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे वो एनजीओ के विरोधी थे, जबकि गांधी जी एनजीओ के समर्थक थे। गांधी जी से सॉफ्ट पावर कहा करते थे एनजीओ को। ये पूछ सकता है कि एनजीओ को सॉफ्ट पावर किसने कहा था, तो बोलेंगे गांधी जी। उनका कहना था कि गांधी जी का कि लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक सिविल सोसाइटी का अस्तित्व है। वर्तमान में भी अनेक लोगों के द्वारा सिविल सोसाइटी का विरोध किया गया है, जैसे लोकपाल ड्राफ्ट कमेटी अध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी सिविल सोसाइटी पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता सर्वोच्च है, ये बात बोलते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक सिविल सोसाइटी का अस्तित्व है। यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी जी का है। आंसर सी एकदम क्लियर। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, ठीक। इसकी स्थापना मान योजना आयोग की स्थापना 1946 में गठित के.सी. नियोगी के अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 में सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर गठन किया गया। अर्थात ना ही आपका योजना आयोग ना ही आपका संवैधानिक निकाय है, ना ही सांविधिक निकाय है, यह एक कार्यकारी निकाय है क्योंकि कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा इसका निर्माण किया गया। 1946 में के.सी. नियोगी की अनुशंसा पर 1950 में जाके 4 साल बाद सरकार के द्वारा इसका गठन हुआ, ठीक। तो इसका अनुशंसा हुआ तो 1946 में के.सी. नियोगी के द्वारा, मगर स्थापना इसका हुआ 1950 में। यह एक सलाहकारी निकाय है, एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करती है तथा सरकार की स्टाफ एजेंसी की भी भूमिका अदा करती है कि सरकार की स्टाफ एजेंसी के रूप में काम करती है, उन्हें सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करने में यह योगदान देती है, ठीक। चलिए, क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा। अब इसके हम संरचना के ऊपर आते हैं, इसकी संरचना क्या होती है। तो इसमें अध्यक्ष का पद जो होता है उस पर प्रधानमंत्री साहब होते हैं। इसके अध्यक्ष के पद पे वही, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, वही देश के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वही अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में कौन है अपने प्रधानमंत्री साहब, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वही आपके अध्यक्ष हो जाएंगे इस समय नीति आयोग के। तो योजना आयोग का है और नीति आयोग के, क्योंकि योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बन गया है ये, ठीक। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, देश का प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। इसका उपाध्यक्ष कौन होता था, तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा नियुक्त होता है तथा इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, जितने भी कैबिनेट मंत्री मान सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब जितने भी केंद्र में बड़े बड़े मंत्रियों का मिलाकर के जो समूह है उन सभी द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होगा जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा खुद प्राप्त होगा। यह कैबिनेट की बैठक में भाग भी ले सकता है परंतु वोटिंग बस नहीं डालेगा क्योंकि चुनाव नहीं लड़ा है। यह पूर्णकारी प्रधान होता है, यह पूर्णकारी प्रधान होता है कि सभी कैबिनेट की बैठक में भाग लेगा, बस वोटिंग नहीं डालेगा, जो भी उपाध्यक्ष होता है। कुछ कैबिनेट मंत्री इसके अंशकालिक सदस्य होते हैं, वित्त मंत्री व योजना मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो कुछ मंत्री, कुछ कैबिनेट के कुछ मंत्री इसके अंशकालीन माने कुछ कुछ अंश के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जब जरूरत महसूस हुआ इसके सदस्य होंगे, मगर उसके अलावा वित्त मंत्री और योजना मंत्री जो होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं ऑटोमेटिक ही। कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 7 इसके पूर्णकालिक विशेषज्ञ होते हैं। तो कुछ होंगे इसके अंशकालिक सदस्य और कुछ इसके पूर्णकाल माने पूरे जितने साल के लिए रहेगा योजना आयोग 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए इसके पूर्णकालिक विशेषज्ञ के रूप में रहते हैं। कम से कम 4 लोग या अधिक से अधिक 7 लोग इसके पूर्णकालिक विशेषज्ञ होते हैं। इन सभी को राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है। सचिव
उपाध्यक्ष की सहायता के लिए, जो उपाध्यक्ष है इनकी सहायता के लिए सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। इस योजना आयोग का संगठन निम्न प्रकार होता है। इस योजना आयोग का संगठन आप देख लीजिए किस प्रकार होता है। तो आते हैं संगठन, तकनीकी, हाउसकीपिंग और बोर्ड शाखाएं और कार्यक्रम परामर्शदाता। तो तकनीकी, हाउसकीपिंग और बोर्ड शाखाएं और कार्यक्रम परामर्शदाता, ये हम देखते हैं। अब आगे बढ़ के समझ में आएगा आपको आगे। तो तकनीकी, इसके संगठन तकनीकी क्या है? यह सबसे मुख्य विभाग है, अर्थात योजना आयोग के संगठन में सबसे मुख्य विभाग है तकनीकी विभाग, जो क्रियात्मक इकाई की तरह कार्य करता है। इन विभागों के द्वारा निम्न 3 मुख्य कार्य किए जाते हैं। तकनीकी विभाग के द्वारा 3 मुख्य कार्य किए जाते हैं। कौन है वो 3 मुख्य कार्य? योजना का निरूपण करना या योजना का प्रारूप का तैयार करना, योजना को प्रबोधन करना या योजना को प्रस्तुत करना, योजना का मूल्यांकन करना। तो योजना का प्रारूप बनाना, उसको प्रस्तुत करना और उसका मूल्यांकन करना। तो प्रारूप, प्रस्तुत और मूल्यांकन करना, ये 3 मुख्य कार्य होते हैं। ये 2 विभाग 2 तरह के प्रभागों में बटा होता है। ये तकनीकी विभाग है, ये 2 तरह के प्रभागों में, एक विभाग 2 प्रभागों में बटा होता है। ये प्रभाग कई इकाइयों के माध्यम से कार्य करते हैं। इन इकाइयों के कार्य मुख्य निम्न हैं। अब कुछ निम्न कार्य इनके देख लीजिए। राज्य के विकास कार्यक्रम का आकलन करना, कि राज्य के जो भी विकास कार्यक्रम है उनका स्थिति कैसा चल रहा है। राज्यों से प्राप्त परामर्श को आयोग को देना, जो भी राज्य अपना अपना परामर्श देंगे उन परामर्शों को आयोग यानी कि योजना आयोग तक पहुंचाना। केंद्र के द्वारा सहायता व योजनाओं की जानकारी सभी मंत्रियों एवं राज्यों को देना। आते हैं सामान्य प्रभाग और दूसरा इसका विषय प्रभाग। तो ये 2 प्रकार, तकनीकी विभाग जो है ये 2 प्रभागों में बटा होता है, सामान्य प्रभाग और विषय प्रभाग। और उसका हम देख लेते हैं। सामान्य प्रभाग में आपको पहली बार बता रहा हूं, पहली बार ही आप इस तरीके से योजना आयोग को पढ़ रहे होंगे। मैं तो लिख के दे सकता हूं आपको कि योजना आयोग आप पहली बार इस रूप में पढ़ रहे होंगे। जो आप रियल में वो काम कैसे करता था, कैसे कैसे उसके अंदर विभाग होते थे, वो विभाग क्या क्या काम करते थे, पहली बार आपको इतनी जमीनी स्तर की नॉलेज हो रही होगी। मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ आप में से। आप में जितने बच्चे हैं आप खुद कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि हाँ सर हम योजना आयोग को इस रूप में कभी नहीं पढ़े हैं। सामान्य प्रभाग, आपको इधर तकनीकी विभाग, ये सब हम कभी नहीं पढ़े। तो ईमानदारी से बताइएगा, मुझे जानना है कि भाई बच्चे कितने ईमानदार हैं हमारे ग्रुप में जो मैसेज करते हैं। तो आइए, सामान्य प्रभाग यह अर्थव्यवस्था के पहलू पर कार्य करता है। तो सामान्य प्रभाग जो है यह अर्थव्यवस्था के पहलू पर कार्य करता है। इस प्रभाग की इकाइयां भावी नियोजन प्रभाग, विकास नीति प्रभाग, वित्तीय संसाधन प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र प्रभाग, सामाजिक आर्थिक नियोजन प्रभाग, कंप्यूटर सेवा प्रभाग, राज्य योजना प्रभाग। ठीक है, तो जो प्रभाग है सामान्य प्रभाग, इसकी बहुत सारी इकाइयां हैं जो अलग अलग काम संभालती हैं। तो सामान्य प्रभाग का मेन काम क्या, अर्थव्यवस्था के पहलू पर नजर रखना। और सामान्य प्रभाग फिर बहुत सारी इकाइयों में बटा है, जिसमें आपका एक इकाई है भावी नियोजन प्रभाग, विकास नीति प्रभाग, वित्तीय संसाधन प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र प्रभाग, सामाजिक आर्थिक नियोजन प्रभाग, कंप्यूटर सेवा प्रभाग और राज्य योजना प्रभाग। उसके पश्चात हम आते हैं विषय प्रभाग पर। यह अर्थव्यवस्था की नहीं बल्कि विकास की बात करता है। तो सामान्य प्रभाग बात करता है अर्थव्यवस्था की, जबकि विषय प्रभाग बात करता है विषय विकास की। इस प्रभाग की इकाइयां पर्यावरण एवं वन विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग एवं खनिज विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, पश्चिमी घाट विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आवास विभाग। तो जिससे देश का विकास हो सके उस क्षेत्र में ये काम करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए काम करता है सामान्य प्रभाग और देश के विकास के लिए काम करते हैं। और दोनों किसके से हैं, तकनीकी विभाग के काम के अंतर्गत दो प्रभाग हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2019, 2000, 1947, 1950। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। कोई कब, तिथि भी आपको दिखा देते हैं, पीछे नहीं याद होगा आपको तो 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 19, तो 15/3/50, तो 15 तीसरा महीना 50। ठीक, तो भाई 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, मगर इसकी सिफारिश 4 साल पहले 1946 में की गई थी। और किसके सिफारिश पर की गई थी?
के सी नियोगी की अनुशंसा पर, के सी नियोगी की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? आइए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके स्थान का दर्जा दिया गया है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है? आंसर दोस्तों, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया है। तो आंसर स्पष्ट है ए। और उसके सदस्य जो होते हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। हाउसिंग बोर्ड शाखाएं, अब आगे आपका क्या, अब आपका आगे दोस्तों हाउसिंग बोर्ड शाखाएं। ये सभी शाखाएं योजना आयोग की सहायता करती हैं तथा उसकी आंतरिक मामलों को देखती हैं। ये देखती होगा, जैसे सामान्य प्रशासन शाखा हाउसिंग बोर्ड की क्या क्या शाखा है? तो उसकी योजना आयोग की हाउसिंग बोर्ड की शाखा है सामान्य प्रशासन शाखा, वार्षिक प्रशिक्षण शाखा, लेखा शाखा, स्थापना शाखा, सतर्कता शाखा हो गया। क्लियर? तो तकनीकी विभाग आप पढ़े, उसके अंदर आप पढ़े सामान्य प्रभाग, विषय प्रभाग, उसके बाद ये सब हाउसिंग बोर्ड शाखाएं देख ली। उसके बाद 3 प्रकार की शाखाएं आप पढ़े थे, विभाग आप पढ़े थे, 3 विभाग पढ़े थे। जिस पहला विभाग आप तकनीकी विभाग तो पढ़ लिए, उस तकनीकी विभाग के अंदर ही आप सामान्य विभाग और विषय विभाग भी देख लिए। तो तकनीकी विभाग के बाद अब अगला विभाग आप देख रहे हैं कार्यक्रम परामर्शदात्री विभाग। ठीक, इस विभाग का सबसे मुख्य कार्य योजना आयोग एवं राज्यों के मध्य तालमेल बिठाना है। तो पूछ सकता है कि योजना आयोग के किस विभाग का काम योजना आयोग और राज्यों के मध्य तालमेल बैठाना है? तो योजना आयोग और राज्यों के मध्य तालमेल बैठाने का काम है कार्यक्रम परामर्शदात्री विभाग का। अब योजना आयोग के कार्य क्या क्या है? फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन क्या है? आर्थिक विकास में बाधक तत्वों को तलाशना। तो योजना आयोग के कार्य क्या क्या है? तो आर्थिक विकास में जो भी बाधक तत्व हैं उनको तलाशना ही काम है योजना आयोग का। कि आर्थिक विकास, हम देश का जब आर्थिक विकास कर रहे हैं तो उसमें क्या कैसे तत्व है जो बाधा बन करके सामने आ रहे हैं उनको तलाशना है। कि जब आप समस्याओं को समझ जाएंगे, खोज के निकालेंगे, तभी तो उन समस्याओं को जड़ से आप मिटा पाएंगे। यस, देश की भौतिक पूंजी व मानव संसाधन का आकलन कर राष्ट्र विकास की संभावनाएं तलाशना। देश की जो भी भौतिक पूंजी है हमारे पास और जो मानव संसाधन उन सब का आकलन करके राष्ट्र विकास की संभावनाएं तलाशना कि मैं देश की इतने संसाधन, इतनी बड़ी मानव संख्या का उपयोग करके क्या कर सकता हूं, विकास कार्य में क्रांति कैसे ला सकता हूं। योजना के क्रियान्वयन की प्राथमिकता का निर्धारण करना कि योजना के क्रियान्वयन में सबसे पहला हमको क्या चीज अचीव करना है, सबसे प्राइमरी चीज क्या है उसका निर्धारण करना। संसाधनों के उचित दोहन पर ध्यान रखना, जो भी संसाधन है हमको उचित दोहन कर सके, संसाधन हमारे वेस्ट ना हो। संसाधनों का दोहन हम ऐसे करें कि संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए बचे भी रहे, देश का विकास भी उस संसाधनों के दोहन से, पॉल्यूशन प्रदूषण भी ना फैले और देश का विकास होता जाए। केंद्र और राज्य द्वारा मांगे गए परामर्शों पर अनुशंसा देना भी काम है योजना आयोग का ही। केंद्र और राज्य द्वारा मांगे गए परामर्शों पर अनुशंसा देना। योजना आयोग को कार्य विभाजन नियमावली के तहत निम्न कार्य भी सौंपे गए हैं। परिप्रेक्ष्य नियोजन, ठीक, योजना आयोग को कार्य विभाजन नियमावली के तहत निम्न कार्य भी सौंपे गए हैं। पहला है परिप्रेक्ष्य नियोजन, दूसरा है मानव शक्ति निर्देशालय। क्या? मानव शक्ति निर्देशालय। क्लियर हो गया? इससे कुछ अलग से जो काम है वो परिप्रेक्ष्य नियोजन, मानव शक्ति निर्देशालय, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग। ये पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्य में इसके अन्य जो कार्य इसको याद रखिएगा, अन्य कार्य से क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मानव शक्ति निर्देशालय, परिप्रेक्ष्य नियोजन। अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ।
नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था। यह नई दिल्ली में है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। तो 1 जनवरी 2015 को, आंसर ए क्लियर हो गया। योजना आयोग को खत्म कर उसके स्थान पर कौन से आयोग की स्थापना की गई? तो था भैया नीति आयोग, आंसर सी। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना, अब नीति आयोग जो आपका फिर बना तो उसकी भी एक प्रशासनिक संरचना आप देख लीजिए ताकि आपको उसकी भी प्रशासनिक संरचना का ज्ञान रहे। क्योंकि नीति आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और वो अध्यक्ष के पद पे कौन बैठते हैं? जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष कहलाएंगे। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। संचालन परिषद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इस संचालन परिषद के सदस्य होते हैं। वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालन परिषद। क्षेत्रीय परिषद, विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक, तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद की जब बैठक होगी तो मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करेंगे। जैसे वर्तमान में जब भी क्षेत्रीय परिषद का मीटिंग होता है तो गृह मंत्री करते हैं इनका मीटिंग का अध्यक्षता। तदर्थ सदस्यता, अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य। ठीक, तो अलग अलग जिस क्षेत्र में काम करना है तो उस क्षेत्र से जुड़ा जो विभाग होगा उस विभाग, उस संस्थान के बारी बारी से 2 पदेन सदस्य इसके सदस्य बन जाएंगे। तो जो भी अग्रणी अनुसंधान संस्थान से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य इसके तदर्थ सदस्यता कहलाते हैं। तदर्थ माने तत्समय पे जिसकी जरूरत पड़ती हो, अर्थात अभी कोई योजना में लॉन्च किया जिसे मुझे अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ काम करना है, वही अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ काम करना है तो मेरे को इसरो के ही 2 सबसे अग्रणी अनुसंधान संस्थान कौन है अंतरिक्ष क्षेत्र में? इसरो, तो उससे बारी बारी 2 पदेन सदस्य लेना होगा। पदेन सदस्यता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। अधिकतम मैक्सिमम 4 सदस्य बैठ सकते हैं इसमें पदेन सदस्य के रूप में, और उनको नामित प्रधानमंत्री साहब करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री, सीईओ किसे बोलते हैं? ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उससे सीईओ जो है ये भारत सरकार के सचिव हैं जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इसके जो भी सीईओ होंगे, नीति आयोग के जो भी सीईओ होंगे वो भारत सरकार के सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित जो होगा, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रण दिया जा सकता है उनके ज्ञान का उपयोग करके अच्छे से योजना प्लानिंग बनवाने में। ठीक, तो आपको एक बार संरचना को ध्यान से देख लीजिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालन परिषद, क्षेत्रीय परिषद, तदर्थ सदस्यता, पदेन सदस्यता, आपका सीईओ और विशेष आमंत्रित। नीति आयोग और योजना आयोग में कुछ अंतर है, उन प्रमुख अंतरों को आप देख लीजिए ताकि आपका डाउट कंपेयर करके पढ़ने से आसानी से क्लियर हो जाता है। क्योंकि कई बार हम पढ़ते तो जरूर है मगर हमारे दिमाग में सही मायने में अच्छे से नहीं बैठता है, मगर जब हम उनकी तुलना करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से हमें पल्ले पड़ते हैं, हमारे दिमाग में अच्छे से वो बैठते हैं और हमको अच्छे से वही याद रहता है। तो आइए हम दोनों की तुलना कर लेते हैं। एक तरफ आपका नीति आयोग, एक तरफ आपका योजना आयोग, दोनों को देख लीजिए। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। कौन? नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जबकि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। मतलब योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, फिर भी एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा था, जबकि योजना नीति आयोग ओनली एक थिंक टैंक है। ठीक, योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं था, संवैधानिक निकाय नहीं था, फिर भी उसकी तरह कार्य करता था। ठीक है, नीति आयोग यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। जो सदस्य हैं वो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिए, अर्थात ये विशेषज्ञों को सदस्यता देता था। और किसके उसमें क्या? यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता, ऐसे सदस्य विशेषज्ञ जो व्यापक नॉलेज रखते हो, ब्रॉड नॉलेज रखते हो ऐसे। और यह सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था, सीमित थे इसमें विशेषज्ञ। ठीक, चलिए
इसमें व्यापक थे विशेषज्ञ, उसमें सीमित थे विशेषज्ञ। नीति आयोग यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो नीति आयोग में राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है, जबकि योजना आयोग इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। तो योजना आयोग की जो भी वार्षिक योजना बैठक होती थी उसमें राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी, जबकि नीति आयोग ने सभी राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित किया। ठीक है। नीति आयोग ने प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है, जबकि आपकी योजना आयोग में सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। ठीक। नीति आयोग में यह बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। बॉटम से अप अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जाना, मतलब जमीनी स्तर से नॉलेज हम तक आए, जमीनी स्तर से समस्याएं हैं वो हम समझने की कोशिश करें। और ये था टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या? यह बॉटम अप अप्रोच, और आपको टॉप डाउन अप्रोच समझाता हूँ। टॉप डाउन अप्रोच क्या है कि हम बड़े बड़े भाई मंत्री बैठे एकदम आराम से एसी कैबिन में बैठे, और हम यहाँ से बैठे बैठे ही अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे हैं, और हम यहीं से बैठे बैठे गाँव के किसी गरीब किसान के लिए योजना बना दे रहे हैं। हमको उनकी वास्तविक सच्चाई पता भी नहीं, हम जाके जमीन पे देखे भी नहीं है, और फिर भी हम उनके लिए योजना तैयार कर रहे हैं। ये है दोस्तों योजना आयोग का टॉप टू बॉटम और टॉप टू डाउन अप्रोच, कि हम नियम कानून बनाएंगे और जाके नीचे लागू हो जाएगा लोगों को। जबकि नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है। इसका मतलब कि नीचे स्तर पर विशेषज्ञ जो हैं वो जाकर के समस्याओं को रियल मायने में समस्याओं को समझेंगे, जमीनी स्तर पर जाकर के किसानों के जो भी फील्ड है उसके उस समस्याओं को लेकर के आएंगे, अपने ऊपर स्तर पर बॉटम से अप लेकर के आएंगे। फिर यहाँ पे उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अलग अलग विशेषज्ञ बैठ करके उसकी सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। फिर समाधान में जो बेस्ट समाधान होगा उसके आधार पर कोई योजना बनाएंगे। तो बेस्ट है दोस्तों, है ना। चलिए, नीति आयोग नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। नीति आयोग को नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, अर्थात नीति आयोग को लागू नहीं कर सकती नीति। ये केवल थिंक टैंक है, ये आपको मार्गदर्शन दे सकती है, सोच विचार कर सकती है। और योजना आयोग यह राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित भी करता था। ठीक है, तो ये राज्यों के लिए नीतियां भी बनाता था और परियोजनाओं के लिए धन भी आवंटित करता था, जबकि ये केवल नीति लागू करने का अधिकार इसके पास नहीं, नीति आयोग के पास। तो इसकी शक्तियां कम कर दी गई है, वो सही भी है। इसे धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है जो वित्त मंत्री में निहित है। तो वित्त मंत्री में जो धन आवंटित करने की शक्ति है वो नीति आयोग के पास धन आवंटन की शक्ति नहीं है। जबकि योजना आयोग पर इसे मंत्रालय और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त थी। तो योजना आयोग को मंत्रालयों को और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्ति प्राप्त थी, जबकि इसको शक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि वो वित्त मंत्री उस काम के पहले से हैं। तो दोनों में आप कंपेयर करके पढ़ेंगे, ये आपके सामने पूरा पड़ा हुआ है। इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद कभी आपको डाउट नहीं रहेगा, अच्छे से इसको पढ़ के समझ लीजिए। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपरोक्त सभी। तो आंसर भैया उपरोक्त सभी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के हिस्से हैं, क्योंकि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक उसके सदस्य कहलाते हैं। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नीति आयोग प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, पेरेंट एजेंसी इसका भारत सरकार है, नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसमें क्या सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है भैया? बहुत आसानी से आपको पता है कि डी मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग आया था, नीति आयोग को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं आया है। क्लियर हो गई बात है? तो ये गलत है। बाकी नीति आयोग के प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, सही है। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं क्योंकि देश का प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और इस समय वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, इसलिए दोस्तों वो इसके अध्यक्ष कहलाएंगे। इसकी पेरेंट एजेंसी भारत सरकार है, अर्थात भारत सरकार ने इसे बनाया है, तो सही बात है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आज का क्लास भी आपका हो जाता है समाप्त। देखते हैं टाइम बचा होगा, कुछ बताना होगा बताएंगे, नहीं तो क्लास को यहीं फिनिश कर देंगे। ठीक, चलिए क्लास को आज इसके यहाँ ही हम समाप्त कर देते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।